हेलो दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे अब आपका जो है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको जो है रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसका आपको जो है यादशक्ति बैच प्रोवाइड कर दिया है। और अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, रिवीजन कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ होगा। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ होगा। आपने ये जो आपका रेसिडेंट वीडियो है वो देख लिया होगा, ठीक है। और नहीं देखा है तो आई बटन में जो है आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके वो आप चैप्टर देख सकते हैं। वहाँ पे जिस तरीके से करवाया था यहाँ पे भी उसी तरीके से कवर अप होगा। देखिए, आइए सबसे पहले इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी किस तरीके से यहाँ पे चार्जेबिलिटी जो है कवर अप होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यहाँ पे निकाली जाती है। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब जब हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी हाउस मतलब कि यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह नहीं होगा। बिल्डिंग के साथ अगर आपकी कोई लैंड अटैच है तो उसे भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना कि अगर आपका यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी जो लेंट लेट आउट करते हैं वो अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका वही बिजनेस है, तो फिर आपका जो है यहाँ पे अंडर हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे चार्जेबिलिटी नहीं आएगी। वो चार्जेबिलिटी जाएगी बिजनेस और प्रोफेशन में, ठीक है, पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो वहाँ पे चार्जेबिलिटी जाएगी, यहाँ पे नहीं। तो अगर आपका ये बिजनेस ही है, मतलब कि आप लेट आउट का ही काम करते हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो है यहाँ पे पीजीबीपी में जाएगा, यहाँ पे आपकी चार्जेबिलिटी नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि अगर बिल्डिंग यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिंपली हम समझते हैं कि बिल्डिंग है, लेकिन अगर बिल्डिंग के साथ कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, शॉप है, गोडाउन है वगैरह जो अगर जॉइंटली है, ठीक है, तो उसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। इवन यहाँ पे लैंड भी अगर यहाँ पे इसके साथ अटैच है तो लैंड को भी जो है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अटैच कर लिया जाएगा। ये बात हुई आपकी जो है थियरिकल। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन की, ठीक है, कि किस तरीके की यहाँ पे थियरी हमें कवर अप करनी है और किस तरीके से उसका यूज़ करते, कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, जो हम हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पे मैंने कहा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है, तो किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। जैसे ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें से सिंपली हमें म्यूनसिपल टैक्स जो पेड किया है ओनर ने, वो सिंपली अगर माइनस कर दिया तो हमें एन ए वी नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी। ज़रा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा म्यूनसिपल टैक्स जो है वो पेड बाय ओनर है। मतलब कि अगर आपने जो है म्यूनसिपल टैक्स जो है वो पेड बाय टेनेंट है, तो वो यहाँ पे आपका कंसिडर नहीं होगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, ठीक है, ओनर नहीं है, टेनेंट है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपका GAV जो है वो NAV बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो GAV कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। आपके सामने इलुस्ट्रेशन 1 है, सिंपली आपको जो है इसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको GAV निकालना है तो सिंपली कुछ स्टेप आपको जो है फॉलो करने हैं। GAV ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV ग्रोस एनुअल वैल्यू, सिंपल से बात है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कंपेयर करना होता है आपका जो है म्यूनसिपल वैल्यू। सिंपली सबसे पहले आपको लेना होता है म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, ठीक है। म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इसमें से आपको जो है हायर लेना होता है, जिसका भी यहाँ पे अमाउंट है जो हाई है, ठीक है, उसे आपको जो है कंसिडर कर लेना है। और इसके बाद जो हाई अमाउंट आए, हाई अमाउंट जो आपका निकल के आए, उसे सिंपली जो है कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। मतलब कि ये जो हायर अमाउंट आया वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कम है तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा गया तो सिंपली आपका जो है स्टैंडर्ड रेंट का ही अमाउंट कंसिडर करा जाएगा। सिंपली अभी आपको सुनना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने है, उसे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अमाउंट नहीं जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो भी अमाउंट आया उसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो भी अमाउंट आया उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेंट को जो है एक्चुअल रेंट से जो है
कंपेयर करना होता है। एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो हायर है उसे ही हमें कंसिडर करना होता है, सिवाय एक कंडीशन के। एक कंडीशन क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, सिंपली अभी तो आप समझिए कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से हायर जो है उसे ही हमें कंसिडर करना है, वही आपकी GAV है, वही आपकी जो है GAV कंसिडर होगी। ठीक है, GAV। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे GAV आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए इसे जो हमने पढ़ा है इसे क्वेश्चन के साथ जो है कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको जो है कहा गया है कि जयश्री ओन 5 हाउस, यहाँ पे टोटल 5 हाउस कहे गए हैं और यहाँ पे जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कही गई है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे लेट आउट है। देखिए यहाँ पे जो आपका GAV है, यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका लेट आउट है। अगर प्रॉपर्टी जो है आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है, तभी आपका जो है GAV की कैलकुलेशन इस तरीके से आएगी। इस तरीके से मेरा मतलब है यहाँ पे इस तरीके से हमारा म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर लेना है, उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते ही जो भी आंसर आए उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट को सिंपली आपको जो है एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना होता है, और दोनों में से जो हायर है उसे ही आपको जो है GAV नाम देना होता है। ऐसा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी में ही करना है, याद रखिए। अगर आपने जो है प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पे अगर आपने जो है प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड करा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो है GAV जो है हमेशा नील रहेगी, याद रहे। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो है GAV हमेशा नील रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ में आया कि यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर आपकी जो है GAV जो है हमेशा नील रहेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आपने जो है लेट आउट नहीं किया, खुद यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे GAV नील रहेगी, और लेट आउट किया है, किसी को यहाँ पे दे दिया है, तो फिर सिंपली आपको जो है उसका यहाँ पे GAV इस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने देख लिया कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो सिंपली मुझे ये ट्रिक फॉलो करनी होगी। ठीक है जी, आइए सबसे पहले हाउस 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 2-3 हाउस के लिए कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा, बाकी का आप खुद कर सकते हैं, रिवीजन बेच है तो फटाफट हमें आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले मार्केट में आपकी जो है म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट, दोनों में से हायर कौन सा है? दोनों में से आपको हायर कंसीडर करना है, तो 80,000 और 90,000, 90,000 आपका हायर है। ठीक है, 90,000 को कंसीडर करेंगे, और 90,000 को जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। 90,000 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। अब याद रखिए NA का मतलब नहीं होता है ज़ीरो, NA का मतलब ज़ीरो नहीं होता है। NA का मतलब है कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट की कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो सिंपली आपका जो अमाउंट आया उसे ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लेना है। हमारे यहाँ पे फॉर्मूला में आप देखिए, म्यूनसिपल रेंट को फेयर रेंट से कंपेयर करना है, दोनों में से जो हायर अमाउंट आया, यहाँ पे हायर अमाउंट कौन सा है? 90,000, उसे हमें जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। याद रखें स्टैंडर्ड रेंट से अमाउंट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन है यहाँ पे हाउस 2 हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट की अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे हायर अमाउंट था उसे ही कंसीडर करते हुए आगे चलना है। तो यहाँ पे 90,000 आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। 90,000 को जो है आप एक्सपेक्टेड रेंट जो है नाम दे देंगे, और एक्सपेक्टेड रेंट को जो है सिंपली एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, और दोनों में से जो हायर है वो आपका GAV बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों में से हायर 90,000 और 72,000, 90,000 इज़ योर आंसर GAV। क्लियर है? इसके बाद हाउस 2 में आइए। हाउस 2 में जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट अगर गिवन है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर लेना है। हायर कौन सा अमाउंट? 55,000 और 60,000। 60,000 इज हायर, ओके। तो 60,000 को हमने कंसिडर कर लिया है। तो 60,000 को सिंपली आपको जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अमाउंट जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 75,000, ओके जी, ज़्यादा नहीं जाना है, दोनों में से लोअर ही आपको लेना है। याद रखिए स्टैंडर्ड रेंट अगर ज़्यादा है, ये हायर अमाउंट, ये दो अमाउंट में से अगर हायर अमाउंट आपने लिया है वो स्टैंडर्ड रेंज से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं, आप 60,000 को ही कंसीडर करें एज अ एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आप कंसीडर करिए। और अगर यहाँ पे मान लीजिए 80,000 होता मतलब कि एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा जा रहा है, तो सिंपली आपको 75,000 कंसीडर करना है। ठीक है, 75,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे कम है तो फिर उसे ही कंसीडर करेंगे जो हमारा अमाउंट है। 60,000 को कंसीडर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल से,
और दोनों में से जो हायर है, हायर कौन सा है, 72,000, तो 72,000 इज़ योर GAV। ठीक है। हाउस नंबर 3 की बात करें, हाउस नंबर 3 में भी वही फॉर्मूला है, हम सिंपली कहेंगे कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर है अमाउंट, यहाँ पे दोनों ही सेम है, तो 65,000 इज़ योर आंसर। ठीक है। इस 65,000 को सिंपली आपको जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट जो है वो कम है। ठीक है। तो कम है तो आप जो है स्टैंडर्ड रेंट से कभी ज़्यादा नहीं जा सकते, तो यहाँ पे सिंपली आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है 58,000 आएगा। यहाँ पे हायर लेना है, हायर तो यहाँ पे 65,000, दोनों सेम है। तो अब ये 65,000 को जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड रेंट अगर कम है तो स्टैंडर्ड रेंट को ही अमाउंट ले लेना है। ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट अगर ज़्यादा है तो सिंपली 65,000 को हम ले लेते। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कम है तो 58,000 को ही एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे, और एक्सपेक्टेड रेंट को सिंपली 60,000 मतलब कि एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 58,000 और 60,000, 58,000 और 60,000 यहाँ पे आपका जो है, बताइए कौन सा वैल्यू हायर है, हायर अमाउंट लेना है 60,000, तो 60,000 इज योर GAV। क्लियर है। आइए एक और हाउस करवा देते हैं। ठीक है। चलिए, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट आपको दोनों में से हायर लेना है। हायर कौन सा है, 25,000। अब स्टैंडर्ड रेंट देखना NA लिखा है, मतलब कि कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 25,000 को ही आप जो है एक्सपेक्टेड रेंट मान के चलेंगे, और 25,000 और एक्चुअल रेंट मतलब कि 30,000, दोनों में से हायर कौन सा है, 30,000 इज़ योर GAV। क्लियर है। इसके बाद हाउस 5 भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर कौन सा है, 80,000। 80,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। अब स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अमाउंट जाना नहीं चाहिए, आपका यहाँ पे 80,000 है और यहाँ पे 78,000, तो 78,000 को कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो 78,000 को कंसिडर करना है और उसे कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। तो दोनों में से हायर कौन सा है, 78,000, तो यहाँ पे 78,000 इज़ योर आंसर। क्लियर है सभी को। ओके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली आपको जो है ये फॉर्मूला या फॉलो करना है सिंपली। ठीक है। कि मार्केट वैल्यू, सॉरी म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हाई लेना है, और सिंपली उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उसे ही आपको एक्सपेक्टेड रेंट नाम देना है, और एक्सपेक्टेड रेंट को जो है सिंपली एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। दोनों में से जो हायर होगा, दोनों में से जो हायर होगा उसे ही आपको जो है यहाँ पे नाम देना है क्या, GAV। क्लियर है। इलुस्ट्रेशन 1 आपका खत्म हुआ। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपका चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है दे रखा है कि यहाँ पे राजेश जो है ब्रिटिश नेशनल यहाँ पे नाम दे रखा है, और इंडिया के लिए जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो है यहाँ पे इनका हाउस है एक लंदन में। तो सिंपली बात मेरी समझिए कि आपको जो है मैंने रेसिडेंट और रेसिडेंट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। ठीक है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन भी करवा दिए, कॉन्सेप्ट भी करवा दिया जी, पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी वहाँ पे ले लिए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि अगर रेसिडेंट है और रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पे इंडिया के लिए टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे जो आपका हाउस है लंदन में वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा, मतलब कि इसकी भी चार्जेबिलिटी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि हाँ ये हमें चार्जेबल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट आउट करा गया है, ये शब्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये शब्द है तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैंने जो यहाँ पे आपको GAV की कैलकुलेशन करवाई थी वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। GAV की जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कैलकुलेशन ये करवाई वो आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी पड़ेगी। जब जब लेट आउट होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है लेट आउट करा गया है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। 10,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे कहा गया है, और कहा गया कि म्यूनसिपल टैक्स जो है पेड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ लंदन इज़ 8,000 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ नहीं है, मतलब कि वहाँ पे करेंसी है। और ड्यूरिंग द 2022-23 यहाँ पे कहा गया कि इंडियन जो रुपी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली उनका जो एक अमाउंट है उसे आपको सिंपली 95 इंटू कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको पूछा है कि नेट एनुअल वैल्यू, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नेट एनुअल वैल्यू पूछा है, GAV नहीं है। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि अगर GAV में से अगर आप माइनस कर देते हैं क्या, म्यूनसिपल टैक्स अगर माइनस कर देते हैं तो आपको जो है जो अमाउंट मिलेगा
जो अमाउंट मिलेगा वो आपको मिलेगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो है लेट आउट प्रॉपर्टी करी गई है, तो हमारे सीधे दिमाग में आ गया कौन सा, वो हमारा फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपली हम ये 10,000 को ही, 10,000 पर मंथ को ही हम जो है GAV मान लेंगे। ठीक है, और GAV का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मतलब कि ये मंथली है तो इसे एनुअली कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि 10,000 यहाँ पे करेंसी वहाँ की है। ठीक है, 10,000 इंटू 12, अब यहाँ पे वहाँ की करेंसी है, इंटू रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 95 कर देंगे रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो आ जाएगा आपका यहाँ पे GAV। ठीक है, और GAV में से सिंपली आपको जो है अपना अपना म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देना है। अब यहाँ पे याद रहे म्यूनसिपल टैक्स जो है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे ही आपको इसमें सिंपली 12 इंटू नहीं करना है। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स जो है वो ईयरली बेसिस पे ही एनुअल है, मतलब कि यहाँ पे सिंपली इसे कन्वर्ट कर देना है अमाउंट में, 8,000 इंटू 95। तो 8,000 इंटू 95, तो सिंपली यहाँ पे आपको जो है ये अगर माइनस कर दिया तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे NAV, नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर यही आना है। ठीक है, आंसर तो आपका जो है देख लीजिएगा यही आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब याद रखिए कि यहाँ पे जैसे हम सैलरी चैप्टर में पढ़ते हैं कि 50,000 आपको जो है यहाँ पे डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ पे भी अंडर द हाउस प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे 30% का जो है यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30% का डिडक्शन जो है किसी भी तरीके से यहाँ पे बांधा नहीं गया है, मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई कंडीशन नहीं है कि आपको अगर हाउस लेट आउट किया है नहीं किया है। ठीक है, सिंपली आपने जो है लेट आउट किया है, आपकी NAV मिल चुकी है, यहाँ पे 30% सीधे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे जो है कंडीशन नहीं डाली है कि आपको जो है यहाँ पे कुछ ये एक्सपेंस किया है तो 30% डिडक्शन मिलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टली आपको जो है 30% डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने अगर इंटरेस्ट का खर्चा किया है किसी भी तरीके का, तो वो भी यहाँ पे आपको जो है माइनस होता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि इसका भी आपको जो है डिडक्शन सीधे सीधे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। उससे पहले यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड करी है, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड करी, इलुस्ट्रेशन 1 और 2 हमने पढ़ा कि वहाँ पे हमने लेट आउट करा था, और मैंने जैसे कि कहा कि अगर लेट आउट है तो वहाँ पे हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है वो आपको ध्यान देना है। कौन सा फॉर्मेट था? म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर। हायर को आपको सीधे सीधे कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट में से जो आपने कंपेयर किया, जो आंसर आया उसे एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे, और उसे सिंपली आपको जो है एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल रेंट से जो है आपको कंपेयर करना है, और उसमें से हायर था उसे ही आपको कंसीडर करना है एज अ GAV। लेकिन यहाँ पे याद रहे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में केस में जो है आपको GAV हमेशा नील होती है। ठीक है, यहाँ पे इसे इस तरीके का कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सिंपली 30% को जो आपको यहाँ पे डिडक्शन, तो देखिए डिडक्शन कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे आपका जो है GAV था। यहाँ पे सिंपली आपको जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। आपका नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह खर्चा है तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन या तो 30,000 मिलेगा या तो 2 लाख मिलेगा। ठीक है, या तो 30,000 मिलेगा या तो 2 लाख मिलेगा। अब याद रखिए 2 लाख कब मिलेगा? अगर 2 लाख मिलेगा आपको, अगर प्रॉपर्टी आपने 1 अप्रैल 99 से, 1 अप्रैल 99 के बाद, ठीक है, 1 अप्रैल 99 और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो लोन लिया है वो लोन आपने इसके बाद लिया है। ठीक है, और याद रहे ये जो आपने लोन लिया उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर लगने चाहिए, मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो तो आपको सीधे सीधे मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी केस है, मतलब कि इसके अलावा कोई भी केस है, मतलब इसके पहले का लोन है, ठीक है, इसके पहले का लोन है, ये डेट से पहले का लोन है, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, आपने जो है याद रहे ये शब्द याद रखिएगा, रिपेयर, हाउस के रिपेयरिंग के लिए जो आपने खर्चा किया है, तो सिंपली उस खर्चे पे 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये वर्ड आपको जो है क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, रिपेयर। ठीक है, तो हाउस के रिपेयर के लिए अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट का खर्चा है तो सिंपली आपको याद रखना है कि 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम 30,000। और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे
और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि आपके पास 2-3 हाउस है, ठीक है, आपके पास 2-3 हाउस है। अब यहाँ पे याद रहे कि अगर आपके पास 2-3 हाउस है तो सिंपली याद रखिएगा कि आपके मान लीजिए एक हाउस जो है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सिंपली एक में आपको 30,000 का डिडक्शन मिल रहा है और दूसरे में 2 लाख का डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। आपने जो है कंडीशन को देख लिया है, एक जो है एक हाउस जो है इससे पहले इस डेट से पहले का है, मतलब कि सीधे सीधे आपका जो है 30,000 का उसमें डिडक्शन मिलना है। तो 30,000 का हमने डिडक्शन एक हाउस पे लिया और दूसरे हाउस पे जो है हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन कौन सी है? 1 अप्रैल 99 के बाद है, इवन हमने कंस्ट्रक्शन 5 ईयर में कंप्लीट कर लिया। ये दो कंडीशन फुलफिल करते हुए हमने जो है 2 लाख का डिडक्शन लिया। तो सिंपली आप समझिए कि दोनों हाउस को मिला के आपको डिडक्शन मिलना कितना चाहिए था? 2,30,000। लेकिन याद रहे यहाँ पे आपको जो है कंडीशन डाल दी गई है कि आपका जो है टोटल जो आप टोटल निकालेंगे, टोटल डिडक्शन भी आपका जो है मैक्स टू मैक्स आपका 2 लाख होगा। 2 लाख से जो है ज़्यादा आपको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। मतलब कि अगर आपने हाउस आपके जितने भी है, अगर आपका जो है टोटल डिडक्शन भी आप ले लो, टोटल डिडक्शन, तो वो भी आपका जो है 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सर ये अन्याय है, लेकिन जो भी है ये इसी तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे 2,30,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा, 2 लाख डिडक्शन ही मिलेगा, ठीक है। 30,000 डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे क्वेश्चन हर तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ लिखी गई है वो जो मैंने अभी अभी बताई कि 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा आपको डिडक्शन अलाउ ही नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल आपका जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए 2 लाख रुपीज़ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, यहाँ पे कहा गया है कि मानस जो है यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो दिल्ली में है वहाँ पे जो है इसने कहा है, यहाँ पे कहा है दिल्ली में जो है फैमिली रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है विच इज़ अनऑक्यूपाइड यहाँ पे कहा गया है, मतलब कि यहाँ पे किस तरीके से कहा गया है कि बॉम्बे में जो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे फैमिली रहती है और दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है, दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे किस तरीके से है, आपका यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, एक बॉम्बे में प्रॉपर्टी है, जो बॉम्बे में प्रॉपर्टी है वहाँ पे सिंपली आपको जो है यहाँ पे कहा गया कि फैमिली रहती है, और अदर प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है वो सिंपली आपको यहाँ पे कहा गया कि अनऑक्यूपाइड है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ही लिव इन चंडीगढ़, वो खुद चंडीगढ़ में रहता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ की वजह से। तो यहाँ पे इनके 2 हाउस है, एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है। दिल्ली में जो है यहाँ पे अनऑक्यूपाइड पड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी भी तरीके का लेट आउट नहीं करा गया है, और बॉम्बे में जो है वहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, मतलब कि यहाँ पे लेट आउट का कोई केस नहीं लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एक्वासेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, यहाँ पे कहा गया है कि बॉम्बे की यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका एक्वासेशन करने के लिए हमने जो है यहाँ पे लोन ले रखी थी। अब लोन यहाँ पे कितने की है? 30 लाख रुपीज़ की 10% के हिसाब से। अब लोन कब ली है? 1 अप्रैल 2021। अब यहाँ पे कंडीशन देखना, यहाँ पे 1 अप्रैल 99 के बाद है जी, तो आप जो है यहाँ पे 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज़ और देखनी है, 5 ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है ही हैज़ नॉट रीपेड एनी अमाउंट सो फार, ठीक है। इंटरेस्ट का यहाँ पे कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपका डिडक्शन जो है, इंटरेस्ट चाहे पे करो ना करो, ठीक है, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट पे हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर इन लोन ले रखी है, इंटरेस्ट आपका बन रहा है, तो आपको सिंपली डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपने जो है अमाउंट पे किया है नहीं किया है, सिंपली आपको डिडक्शन अलो कर दिया जाएगा, ठीक है, एज़ पर कंडीशन। तो यहाँ पे आगे कहा गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस एट दिल्ली, दिल्ली के लिए जो है यहाँ पे इन एक्सपेक्ट यहाँ पे दिल्ली प्रॉपर्टी के लिए भी लोन ले रखी है। इज है टेकन 5 लाख रुपीज़ की लोन यहाँ पे ले रखी है फॉर टवर्ड रिपेयर पर्पस। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रिपेयर पर्पस के लिए, जो कि मैंने कहा था कि आपका ये क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे वर्ड दे रखा होगा, कौन सा? रिपेयर पर्पस, ठीक है। रिपेयर पर्पस यहाँ पे दे रखा होगा जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको कहा कि कंप्यूटेड डिडक्शन कितना मिल पाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कि यहाँ पे लेट आउट का केस नहीं है। अगर लेट आउट का केस नहीं है तो सिंपली आप समझना कि GAV जो है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील रहेगा, मतलब कि यहाँ पे आपका एनुअल वैल्यू जो है हमेशा नील रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखना, आप बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में यहाँ पे जो है किसी भी तरीके की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 5 साल में ख़त्म हो गया। तो हम सिंपली एक ही कंडीशन देखेंगे, 1/4/99, 1 अप्रैल 99 के बाद है कंस्ट्रक्शन, 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 लाख रुपीज़ की है लोन,
इंटू 10%। इंटरेस्ट पे देखिए, ये डिडक्शन इंटरेस्ट पे है, लोन पे नहीं है, ठीक है। तो 30 लाख इंटू 10% मतलब कि क्या है, क्या बनता है आपका 3 लाख। तो 3 लाख पे आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है, 3 लाख पे आपको जो है इंटरेस्ट आपका 3 लाख का बन रहा है, जहाँ पे 2 लाख आपको अलो कर दिया जाएगा ऐसा डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख आपका डिडक्शन बनता है। और प्लस यहाँ पे दिल्ली में भी आपकी प्रॉपर्टी है, दिल्ली में यहाँ पे कहा गया है कि रिपेयर पर्पज़ के लिए, रिपेयर पर्पज़ के लिए अगर यहाँ पे वर्ड लिख दिया रिपेयर, सिंपली आपको जो है 2 लाख की जगह 30,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन मिलेगा। मेरी बात समझिएगा, 30,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन मिलेगा। आपकी लोन का जो अमाउंट है वो 5 लाख है, 5 लाख इंटू 11% कीजिए, 11% आपका बनता है। यहाँ पे अमाउंट है इंटरेस्ट का वो 55,000 है, जिसमें से 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, अभी अभी मैंने बताई कौन सी बात, कि अगर आपका डिडक्शन जो है 2-3 जगह से मिल रहा है तो सिंपली उसका भी टोटल जो है, उसका भी टोटल से जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो नॉट एक्सीड कितना अमाउंट, 2 लाख रुपीज़ 2 लाख। तो यहाँ पे आपका जो है देख लो इसका टोटल, यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो 2 लाख प्लस 30,000, 2 लाख 30,000 हो रहा है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब कि 30,000 जो है वो डिसअलो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली देखना 2 लाख का ही डिडक्शन आपको अलो किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको जो है एक चार्ट के फॉर्म में बताया गया है, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, 1/4/99, 1 अप्रैल 99 से पहले का है तो सिंपली 30,000, अगर रिपेयर पर्पज़ के लिए है सिंपली 30,000, 1/4/99 के बाद है, ठीक है। और विदिन कंप्लीट करने विदिन आपने 5 ईयर जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है तो 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का जो है डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन याद रहे 1 अप्रैल 99 के बाद लोन लिया है, लेकिन आपने 5 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं किया, मान लीजिए 6 ईयर कंप्लीट करने में लग गए, तो 6 ईयर कंप्लीट कर दिया, ये ब्रीच हो गया तो सिंपली 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी कंडीशन होनी चाहिए 1 अप्रैल 99 के बाद होनी चाहिए, लोन आपने ली होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो लोन ली है जिस हाउस के लिए, वो हाउस विदिन 5 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको देखनी है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो 2 लाख रुपीज़, अगर ये दोनों कंडीशन में से कुछ भी नहीं है या फिर बाहर का कोई केस है 30,000 मिलेगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 4 की, बड़े ही आप फटाफट आ जाइए, बहुत ही आसान है। अनिरुद्ध यहाँ पे कहा गया कि प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू 1,30,000, फेयर रेंट आपको 1,10,000, स्टैंडर्ड रेंट आपको जो है कहा गया है कि 1,20,000 पर एनम के हिसाब से। और यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो है रेंट जो है वो 11,000 पर मंथ के हिसाब से, 11,000 पर मंथ है, मतलब कि यहाँ पे 11,000 इंटू 12 कर दो तो यहाँ पे सिंपली एनुअली बेसिस पे आपको जो है आंसर मिल जाएगा। आपके हाथ में कैलकुलेटर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना ही चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेटर नहीं है तो सिंपली आप जो है वीडियो को स्टॉप कीजिए, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन फटाफट से कीजिए। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि अनरिलीज रेंट, देखिए यहाँ पे अनरिलीज रेंट का जो है आपको यहाँ पे प्रोविज़न बता दूँ, इस तरीके से ही हमारी जो है टीचिंग देखिए इस तरीके से ही होती है। कुछ नया पॉइंट आया उससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको सिंपली करवा दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे याद रखिए कि अनरिलीज रेंट जो है अगर आपका होता है तो सिंपली आप अनरिलीज रेंट को जो है माइनस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली आप अनरिलीज रेंट को जो है माइनस कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आप जो है अनरिलीज रेंट जो अमाउंट है 11,000, वो सिंपली ये 11,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो सिंपली मुझे ये आंसर बताइए कि 11,000 इंटू 12 कितना आ रहा है। तो सिंपली ये आपका आंसर आ रहा है 1,32,000। तो सिंपली ये जो आपका अनरिलीज रेंट है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1,32,000 में से 11,000 माइनस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे चलिए छोड़िए कोई नहीं, यहाँ पे देखिए सिंपली आपका आंसर कौन सा आना है, आपका आंसर यहाँ पे 11,000 अगर माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपका आंसर आना है 1,21,000, 1,21,000 इज़ योर आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो है एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट आपका जो है यहाँ पे
1000 आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि म्यूनसिपल टैक्स जो है वो 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अगर 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू नहीं भी बोला है तो हमेशा आप जो है 10% जो है म्यूनसिपल वैल्यू के ही लेते हैं, ठीक है। तो म्यूनसिपल टैक्स जो है हमेशा आपका म्यूनसिपल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, मतलब कि अगर ये नहीं दिया होता तो 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू ही आप लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ दे रखी है तो उसे कंसिडर करना है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, सिंपली आपको जो है 10% जो है म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है 1,30,000, उसके 10% लेने हैं। तो सिंपली हमें पता चल गया है कि ये केस कौन सा है। सबसे पहला स्टेप केस है लेट आउट है, तो सिंपली हमने जो फॉर्मेट बताया था वो करना है, ठीक है। म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से हायर, तो यहाँ पे देखिए म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है 1,30,000, फेयर रेंट कितना है 1,10,000, तो यहाँ पे कंसिडर कौन सा होगा 1,30,000, तो 1,30,000 को कंसिडर करेंगे। इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, तो सिंपली आपको जो है स्टैंडर्ड रेंट को ही जो है एज अ एक्सपेक्टेड रेंट, कौन सा एक्सपेक्टेड रेंट मान लेना है। और एक्सपेक्टेड रेंट को जो है सिंपली आपको कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट आपका है कितना है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट है 1,21,000, तो 1,21,000 को यहाँ पे जो है दोनों में से हायर लेना है, जो भी हायर होगा आपका GAV बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, कौन सा हायर है 1,21,000, तो 1,21,000 को सिंपली कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1,21,000। अब यहाँ पे GAV आ गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट इनकम निकालनी। इनकम का मतलब आपको सारा डिडक्शन वगैरह सब कुछ माइनस करके जो है लास्ट इनकम निकालनी है। तो यहाँ पे GAV आपके पास आ गया है। GAV में से अगर आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दोगे तो NAV मिल जाएगा, और NAV में से 30% डिडक्शन माइनस कर लेना। क्लियर है, 30% डिडक्शन माइनस कर लेना। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए GAV आपका 1,21,000 आ चुका है। अब GAV में से जो है हम रेंट अपना जो म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, 10% है, तो म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 1,30,000, 1,30,000 का 10% 13,000, तो सिंपली 13,000 जो है यहाँ पे माइनस कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,21,000 आपका GAV है, जिसमें से आप जो है अपना 13,000 माइनस कर लेंगे। ओके जी, 13,000 माइनस करते ही आपको जो है NAV मिल जाएगा, जिसमें से सबसे पहले आपको 30% जो है डिडक्शन माइनस कर लेना है। सबसे पहले 30% माइनस कर लेना, और क्वेश्चन में फिर देखना कि कहीं कोई इंटरेस्ट तो नहीं है ना। इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको सिंपली इंटरेस्ट का डिडक्शन सीधे सीधे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, ये सबसे पहले तो ये देख लो 30% माइनस कर दिया, इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, और यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, क्या चीज़, यहाँ इंटरेस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका लेट आउट के केस में। अब लेट आउट के केस में किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, याद रहे यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा ठीक है, वो अलो हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की यहाँ पे कंडीशन नहीं देखनी है कि 30,000 होगा 2 लाख होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी होगा 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, यहाँ पे अलो हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे अलो हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे समझना कि यहाँ पे जो है आपको लेट आउट के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आपको होगी कहाँ पे, जहाँ पे आपका केस होगा कौन सा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का, ठीक है। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, तो सिंपली आपको वहाँ पे देखना है कि आपको जो है 2 लाख का डिडक्शन मिलना है या फिर 30,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली देखना है। तो एक और चीज़ मैंने जो आपका डाउट रहता है वो मैंने सोल्व कर दिया। अगर लेट आउट का केस है तो सिंपली आपको यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट है, कितना भी अमाउंट है, कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली माइनस हो जाएगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2 लाख का मिलेगा और 30,000 का, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 लाख का और 30,000 का, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे याद रखिए, वापस याद करवा दूँ कि अगर 1/4/99, ठीक है, 1 अप्रैल 99 से पहले की लोन है तो सिंपली 30,000 का मिलेगा। उसके बाद की लोन है तो सिंपली 2 लाख रुपीज़ का जो है मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन 5 ईयर में जो है आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 लाख का मिलेगा, अन्यथा जो है आपको 30,000 का ही मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए। गणेश यहाँ पे हैज़ अ प्रॉपर्टी म्यूनसिपल वैल्यू आपको दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब तक क्वेश्चन में ये वर्ड ना दे दे कि प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि लेट आउट है। ठीक है, ये आपको जो है भ्रमित करने के लिए भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमारे लिए ये कोई भी मैटर नहीं करता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में GAV हमेशा नील होती है, इसलिए हमें जो है म्यूनसिपल फेयर कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक ये वर्ड ना दे कि लेट आउट किया है, तब तक क्वेश्चन पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। इसके बाद कहा गया है कि प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट। हाँ जी, अब विश्वास हो रहा है। और लेट आउट 20,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 12 कर देना, एनुअल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एनुअल एक्चुअल रेंट आपका एनुअल बेसिस पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया कि टेनेंट ने जो है वैकेंट कर दिया प्रॉपर्टी। ठीक है जी, टेनेंट ने वैकेंट कब करी है? 31 जैन से, मतलब कि पूरे 12 महीने में से 2 महीने खाली रहा है। ठीक है, पूरे 12 महीने में से 2 महीने खाली रहा है। अनरिलीज जो रेंट है वो 20,000 है, ऊपर से अनरिलीज रेंट भी है 20,000। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है म्यूनसिपल टैक्स 8% के हिसाब से है। अब यहाँ पे कहा गया हो ना कहा गया हो, 8% आपका म्यूनसिपल वैल्यू से ही कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ पे कहा है म्यूनसिपल वैल्यू पे लेना है, तो ऑब्वियसली हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब इंटरेस्ट यहाँ पे 65,000 है। अब मुझे यहाँ पे बताना कि क्या 65,000 के लिए मुझे वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 38,000 मिलेगा या फिर 2 लाख? नहीं ना, सीधी सी बात है। लेट आउट का केस है, कितना भी इंटरेस्ट हो सारा अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो मुझे देखना पड़ता 30,000 या फिर 2 लाख। ठीक है, तो आइए GAV सबसे पहले निकाल लेते हैं। GAV कैसे निकलेगा? यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ है और यहाँ पे फेयर रेंट जो है वो 2 लाख है। तो दोनों में से हायर कौन सा है? दोनों में से आपका हायर कौन सा है? दोनों में से हायर है 2,50,000। 2,50,000 को कंसीडर करेंगे, उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2,10,000। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट से आपको कंपेयर करना है। एक्चुअल रेंट को जो है यहाँ पे कितना है? एक्चुअल रेंट यहाँ पे है 20,000 पर मंथ के हिसाब से है। 20,000 पर मंथ के हिसाब से है। 20,000 इंटू, याद रहे आपका यहाँ पे हाउस कब टेनेंट ने वैकेंट कर दिया? 31 जैन तक। मतलब कि कितने मंथ होते हैं? जैन तक ही लेना है, 12 मंथ नहीं लेना है, जैन तक, मतलब कि यहाँ पे 10 मंथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर आ गया 2 लाख। 2 लाख इज़ योर आंसर। ऊपर से जो है यहाँ पे अनरिलीज रेंट भी हो गया 20,000, मतलब कि इस 2 लाख में से आपको जो है 20,000 भी नहीं मिला। तो 20,000 यहाँ पे सिंपली माइनस कर देंगे, तो आपका एक्चुअल रेंट आ गया कितना? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 ये आपका एक्चुअल रेंट आ गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1,80,000 आपका यहाँ पे आ चुका है। अब बेसिकली हमारे रूल के हिसाब से यहाँ पे सिंपली हायर लेना है। हायर जो हम लेते हैं उसे ही हम जो है GAV मानते थे। लेकिन यहाँ पे याद रखना, एक कंडीशन है। एक कंडीशन कौन सी है? अगर आपका जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, क्या चीज़ देखनी है आपको? यहाँ पे सिंपली ये देखना है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में कंपैरिजन करेंगे, और दोनों में कंपैरिजन करने के बाद आपको यहाँ पे एक्चुअल रेंट अगर कम मिल रहा है, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो सिंपली वो GAV बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर एक्चुअल रेंट कम है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2,10,000 और 1,80,000, तो एक्चुअल रेंट कम है। एक्चुअल रेट अगर कम है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में देखना है एक्चुअल रेंट कम होने का कारण क्या है? टेनेंट ने वैकेंट किया, ये कारण है। अगर ये कारण है तो सिंपली एक्चुअल रेंट कम है, फिर भी उसे ही GAV मानेंगे। लेकिन अगर टेनेंट के वैकेंट होने के अलावा कोई कारण है तो सिंपली आपको जो है हायर ही लेना है। तो मेरी बात समझ में आई? अगर आपको एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से आपको जो है हायर लेना है। अब यहाँ पे देखना कि एक्चुअल रेंट अगर हायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल रेंट अगर कम है तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में चला जाना और क्वेश्चन में देखना कि क्या ये कम होने का कारण टेनेंट ने वैकेंट कर दिया, वैकेंसी है। अगर वैकेंसी कारण है तो सिंपली आपका जो एक्चुअल रेंट है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट है, वही सिंपली जो है आपका GAV बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे हायर लेना है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्चुअल रेंट कम होने का कारण अगर वैकेंसी है,
अगर वैकेंसी है तो सिंपली आपको जो है उसे ही GAV मानना है। तो 1,80,000 इज़ योर GAV। इसमें से हम जो है म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे। सबसे पहले GAV देख लीजिए 1,80,000 क्लियर है। 1,80,000 आपका यहाँ पे GAV आ गया। इसमें से 8% जो है अपना म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे। अब 8% किसका होगा? म्यूनसिपल वैल्यू का, मतलब कि 2,50,000 का 8%, वो यहाँ पे आप जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने माइनस कर दिया तो आपको जो है सिंपली NAV मिल जाएगी। ठीक है, NAV मिल जाएगी और उसमें से सबसे पहले 30,000 का डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसमें से सबसे पहले 30,000 का यहाँ पे काम होगा और उसके बाद ही कुछ यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट वगैरह है वो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, इंटरेस्ट में हमें कुछ देखना ही नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सारा का सारा अमाउंट जो है यहाँ पे अलो हो जाएगा। तो 65,000 यहाँ पे सिंपली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके सामने हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 6 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो है एक पूर्णा है, नाम जो भी दे रखा है, जो भी है, बेंगलोर में उनकी जो है एक हाउस प्रॉपर्टी है जहाँ पे सी स्टे विथ हर फैमिली के साथ रहती है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि रेंट सिमिलर नेबर 25,000। यहाँ पे सिमिलर जो नेबरहुड है वहाँ पे 25,000 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, भ्रमित करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें, हाउस प्रॉपर्टी है उसमें ये खुद रह रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है उनकी फैमिली खुद, मतलब कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये हाउस प्रॉपर्टी जो है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सी स्टे विथ हर फैमिली, मतलब कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और मैंने कहा था सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का रेंट देखना नहीं है, किसी भी तरीके का रेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा GAV नील होती है। ठीक है, तो हमें फेयर रेंट, मार्केट वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो यहाँ पे नेबर में 25,000 अमाउंट चल रहा है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इसके बाद म्यूनसिपल वैल्यू दे रखा है, म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है, किसी की भी हमें ज़रूरत नहीं है, भ्रमित करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बिगन कब हुआ? अप्रैल 2016 को। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे देखना, लोन जो है 20 लाख रुपीज़ का यहाँ पे लिया था हमने। ठीक है, 2016 को हमने जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और 2016 को जो है हमने 20 लाख रुपीज़ की जो है 20 लाख रुपीज़ की जो है लोन ली है SBI से। 9% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट जाता है। ओके, और कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट ऑन 13 नवंबर 2018। कैलकुलेशन कर लीजिए, विद इन 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है जी, विद इन 5 ईयर। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको वो कंडीशन देखनी पड़ेगी 2 लाख और 30,000। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा विद इन 5 ईयर कंप्लीट हुआ है। हाँ जी, कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे देखना ज़रा कि अक्यूमुलेटेड यहाँ पे इंटरेस्ट जो है अप टू 31 मार्च 2018 यहाँ पे 3,60,000 यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बनता है। कहाँ से? अप टू 31 मार्च 2018 तक। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा है कि पूना पेड 2,40,000। देखिए मैंने यहाँ पे कहा था कि इंटरेस्ट आप पेड कितना कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट आपने कितना पेड किया है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जितना भी इंटरेस्ट मिलता है आपको सिंपली यहाँ पे अलो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा है कि 1,80,000 जो है इंटरेस्ट आपने पे किया है। और बड़े ध्यान से देखिएगा, आप बार बार कैलकुलेशन ना करवानी पड़े। यहाँ पे एक बार सिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे जो है सिंपली समझना, अगर आपने जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे देखना, चलिए वो भी छोड़िए, मैं सीधी बात कर देता हूँ। सिंपली आपको जो है यहाँ पे ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट कब हुआ है, क्वेश्चन में ज़रा देख के मुझे बताइए कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 13 नवंबर 2018 को। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है 13 नवंबर 2018 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2018। तो अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 13 नवंबर मतलब कि यहाँ पे जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले की 31 मार्च हमें चाहिए। उससे पहले की 31 मार्च कब आती है? तो यहाँ पे सिंपली 31 मार्च 2018 आएगा। इस डेट को आपको सिंपली यहाँ पे संभाल के रखना है। इस डेट को यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है, लिख लेना है कि ये डेट से पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपका यहाँ पे होगा प्री पीरियड का।
ठीक है, क्या है अभी मैं समझाता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे ये डेट निकाल ली 31 मार्च, कंप्लीशन डेट से पहले की जो 31 मार्च आए उसे आपको लेना है। अब यहाँ पे सिंपली 31 मार्च से पहले आपको जो है यहाँ पे देखना है 31 मार्च से पहले आपने अब लोन कब ली थी। देखिए यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया था, आपने यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लोन कब ली थी। तो यहाँ पे आपको जो है लोन जो है इसने कहा है कि कंस्ट्रक्शन के साथ ही ली थी, मतलब कि कंस्ट्रक्शन हमने कब स्टार्ट किया 2016 को विथ लोन, मतलब कि लोन भी तभी ली थी। ठीक है, लोन अगर तब ली थी तो अप्रैल 2016, तो यहाँ पे लोन हमने ली थी अप्रैल 2016। ठीक है, अप्रैल से ये जो पीरियड है, ये पीरियड है वो कैलकुलेशन कर लीजिए कितने मंथ हो रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। सिंपली ये आपका 24 मंथ आ रहा है, 24 मंथ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 24 मंथ का गैप है, तो 24 मंथ का सिंपली आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट जो है वो प्री पीरियड में जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका 20 लाख का 20 लाख का लोन है, इंटू ये कितने परसेंट की लोन है, 9% की लोन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है इंटू 9% कर लेना है, और 24 मंथ के हिसाब से जो है आपको कैलकुलेशन कर लेना है। मेरी कैलकुलेशन कीजिए, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 3,60,000 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी बात ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पे ज़रा थोड़े से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिंपली अब समझिएगा, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कहा कि अगर 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 यहाँ पे कंप्लीशन जो डेट है उससे पहले की यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन ये कर से है, सबसे पहले कैलकुलेशन फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या है, कंप्लीशन डेट लिखो, उससे पहले 31 मार्च कब आ रही है, 31 मार्च से पहले आपका यहाँ पे लोन कब लिया गया था। तो लोन यहाँ पे इसने सिंपली कहा है कि लोन जो है कंस्ट्रक्शन के साथ ही लिया गया था, मतलब कि यहाँ पे इसने कहा है कि लोन जो है 1 अप्रैल 2016 को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेट कौन सी लेनी है, हमेशा याद रखिए, कंस्ट्रक्शन की नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे लेनी है लोन कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लोन इंटरेस्ट जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो कब से स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपको कराऊंगा, कन्फ्यूजन ख़त्म जी, इसके बाद वही करवाना है। देखिए, सबसे पहले ये समझ में आया कि आपको जो है यहाँ पे कंप्लीशन डेट से पहले पहले आपको देखना है 31 मार्च कब आ रहा है, और उससे पहले जो भी आपका इंटरेस्ट चल रहा था, इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ है, वहाँ से बीच का जो टाइम है वो आपको सिंपली निकाल लेना है। तो 24 मंथ है, 24 मंथ का जो है आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे प्री पीरियड, इसे कहते हैं प्री पीरियड, मतलब कि 31 मार्च हमने लिया, उससे पहले का जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट कितना है 3,60,000, 3,60,000 को प्री पीरियड का इंटरेस्ट कहा जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट कहा जाएगा, प्री पीरियड का। ठीक है, तो ये प्री पीरियड का इंटरेस्ट है। ठीक है, प्री पीरियड का इंटरेस्ट है। अब प्री पीरियड का इंटरेस्ट है, प्री पीरियड का इंटरेस्ट जो है हमेशा 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, याद रखिएगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका प्री पीरियड का इंस्टॉलमेंट 5 प्री पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको सिंपली 5 इंस्टॉलमेंट में कंसिडर किया जाता है। तो 5 इंस्टॉलमेंट में आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि 3,60,000 एक साथ नहीं मिलेगा, 3,60,000 डिवाइड बाई 2, 3,60,000 डिवाइड बाई 5 करना है, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, मतलब कि हर साल आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलेगा। ज़रा करिएगा, 3,60,000 डिवाइड बाई 5, आपका आंसर आएगा 72,000। तो 72,000 इस साल से जो है यहाँ पे कंप्लीट स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है करंट ईयर में कितना अमाउंट मिलेगा, 72,000, फिर हर साल आपको जो है 72,000 इस तरीके से 5 सालों तक मिलेगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे देखना 31 मार्च से हमने ये टाइम निकाला, इसे हम कहते हैं प्री पीरियड। लेकिन 31 मार्च के बाद का जो कंप्लीशन डेट तक का है ये पीरियड जो है इसे हम कहते हैं पोस्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं पोस्ट, ये आपका है पोस्ट पीरियड। ठीक है, और पोस्ट पीरियड में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, जितना भी अमाउंट आपने पे किया है वो सारा का सारा एक साथ डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सब बड़े ध्यान से सुनिए। अगर प्री पीरियड का यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट 72,000 यहाँ पे आंसर आ रहा है। और 31 मार्च के बाद और कंप्लीशन डेट के बीच में जो भी आपका आंसर है उसे हम कहेंगे पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड में आपने जितना भी अमाउंट पे किया है इंटरेस्ट का, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको सिंपली उसका डिडक्शन पूरे का पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
ये क्वेश्चन इजी था, इजी इसलिए था क्योंकि आपको यहाँ पे 3,60,000 जो है ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया था। ठीक है, उसने ऑलरेडी बोल रखा था कि 31 मार्च 2018 तक, देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2018 तक, मतलब कि ये पीरियड का जो है ऑलरेडी 3,60,000 कैलकुलेशन करके दिया था। तो सर आपने ये क्यों कैलकुलेशन करवाया? क्योंकि आगे का क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी होगी, आप खुद कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको सिंपली मैंने बता दिया और यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी करवा दिया कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ाया है। ठीक है, 3,60,000 आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद उसने कहा है कि 31 मार्च 2023 को आपने जो है 1,80,000, मतलब कि ये पोस्ट पीरियड का है, ये पोस्ट पीरियड का है, मेरी बात समझे, ये मैं आपका जो है पोस्ट पीरियड का है। इसके बाद आपने जो भी पेमेंट किया है, ये 31 मार्च के बाद जो भी पेमेंट होता है वो आपका पोस्ट पीरियड का है, मैंने बताया। ठीक है, तो वो पोस्ट पीरियड का है, तो 1,80,000 पूरा ही आपका अलोएबल है। ठीक है, तो 1,80,000 तो आपका पूरा अलोएबल है, 1,80,000 पूरा अलोएबल है। तो यहाँ पे 1,80,000 तो जो आपका पोस्ट पीरियड का है उसका तो पूरा डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1,80,000 जो आपका पोस्ट का है। और मुझे बताना प्री पीरियड का कितना अमाउंट है? प्री पीरियड का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 3,60,000, तो वो भी आपको मिलेगा 3,60,000। तो टोटल आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा है? ये प्री पीरियड का है, टोटल आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा है? इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है 3,60,000 प्लस 1,80,000, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बन रहा है 5,40,000। अब मेरी कंडीशन याद कीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सिंपली यहाँ पे याद रखना है 2 लाख से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 5,40,000 आपका आंसर तो बन रहा है, लेकिन आपका जो है आंसर जो है वो आपका 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सर यहाँ पे आपने एक गलती कर दी, कौन सी गलती कर दी? कि प्री पीरियड का 3,60,000 अमाउंट ले लिया है। सर आपने यहाँ पे कहा था कि हर साल 72,000 ही मिलेगा। जानबूझ के ये गलती की थी कि आपको जो है यहाँ पे काफ़ी कम स्टूडेंट ने ये गौर किया होगा। ठीक है, तो ये गलती ना हो पाए आपसे, यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको 72,000 यहाँ पर इस तरीके से ही मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मिलेगा, याद रखिएगा। जिन स्टूडेंट को पता चल गया था कि हाँ मेरी गलती हुई, वो स्टूडेंट को कोई हरा नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी के केस में उन्हें कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने ये गलती पकड़ ली थी। ठीक है, जिन्होंने ये गलती पकड़ ली थी उनको कोई हरा नहीं सकता जी। तो यहाँ पे 72,000 प्लस 1,80,000, 72,000 प्लस 1,80,000, ये आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? टोटल इंटरेस्ट आपका बन रहा है यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट आपके यहाँ पे बन रहा है 2,52,000। अब यहाँ पे याद कीजिए 2 लाख तक ही डिडक्शन मिलेगा, 52,000 डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2,50,000, 2 लाख आपका 2 लाख तक ही मिलेगा, 52,000 डिसॉल्व। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीज़। तो आपका यहाँ पे इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे आ गया -2 लाख, मतलब कि आपका एक तरीके से लॉस है। ठीक है, अब ये लॉस का क्या होता है सर? यहाँ पे ये लॉस जो है वो दूसरी इनकम से, अगर आपकी दूसरी इनकम है तो वहाँ से सीधा सेटअप हो जाएगा। वो सेटअप और कैरी फॉरवर्ड में मेरे साथ आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपने माइनस इनकम आ चुकी है। अब मेरे साथ यहाँ पे आइए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवाना है जहाँ पे आप फंस जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी अभी करवाया आप मेरे आगे करेंगे। ठीक है, मेरे से आगे करेंगे, जो क्वेश्चन करवाया है वही मैंने यहाँ पे आपको करवाना है। यहाँ से सबसे पहले कहा कि मिस्टर विकास जो है यहाँ पे इनके हाउस प्रॉपर्टी म्यूनसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपको दे रखा है। इसके बाद इसने कहा है कि 1/3 पोर्शन जो है वो लेट आउट किया है और बाकी का जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे इसने कहा है कि 1/3 पोर्शन जो है प्रॉपर्टी का वो लेट आउट है, और वो लेट आउट कितने के हिसाब से? 5,000 मंथली के हिसाब से। और 2/3 जो बाकी का 2/3 पोर्शन है वो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया है। ठीक है जी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, उसमें हमें देखना पड़ेगा 30,000 मिलेगा या 2 लाख मिलेगा। अब याद रखिए, यहाँ पे याद रखिए आपका जो है यहाँ पे 30,000 और 2 लाख किसी भी पोर्शन को ध्यान में नहीं लेता। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे आपको जो है 30,000 2 लाख पूरा डिडक्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपका जो है 2/3 पोर्शन है तो 30,000 का या फिर 2 लाख का 2/3 मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 30,000 पूरा ही मिल जाएगा। आपका हाफ जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है तो आपको जो है डिडक्शन में हाफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये फिर से मैं डिस्कस करूँगा आंसर के वक्त। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। म्यूनसिपल आपको टैक्स दे रखा है 11% के हिसाब से। अब यहाँ पे कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने कब स्टार्ट किया था? आपने कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट किया था
जून 15 को, ठीक है, जून 2015 को। अब जून 2015 मतलब कि 1 अप्रैल 99 के बाद है, तो सिंपली यहाँ पे एक और कंडीशन फुलफिल करनी है आपको। विद इन 5 ईयर कंप्लीट कर लिया तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसने कहा कंप्लीट कब हुआ है, कंप्लीट हुआ है 2018 में, 31 मई 2018, ठीक है। तो विद इन 5 ईयर है, मतलब कि यहाँ पे 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कहा विकास ने जो है लोन ले रखी है 1 लाख रुपीज़ की, कब ले रखी है, 1 जुलाई 2015 को, क्लियर है। और उसका इंटरेस्ट जो है वो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चलता है, ठीक है। और इसके बाद कहा है कि एवरी मंथ जो है वो इंटरेस्ट पे हो रहा है। देखिए इंटरेस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो इंटरेस्ट पे कर रहा है नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है, आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने वही कहा था, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको जो है लेट आउट है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट है तो हमें ये सारी कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट दोनों में से हायर लेना है। 96,000 और 126,000, हायर कौन सा है, हायर आपका है कौन सा, हायर है आपका 1,26,000। अब इस हायर को जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, और स्टैंडर्ड रेंट आपका कितना है 1,08,000। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अमाउंट नहीं जाना चाहिए, तो स्टैंडर्ड रेंट आपका 1,08,000 है, तो स्टैंडर्ड रेंट से आपका अमाउंट ज़्यादा नहीं जाएगा। तो सिंपली आपका जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 1,08,000, क्लियर है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया आपका 1,08,000, आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, एक्सपेक्टेड रेंट तो मिल चुका। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो है इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना होता है, लेकिन उससे पहले याद रखिए कितना आपका आंसर आया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट जो है आपका यहाँ पे आंसर आया है कितना 1,08,000। अब यहाँ पे याद रखिए 1,08,000 ये पूरी प्रॉपर्टी का है। इसने कहा कि 1/3 पोर्शन ही हमने जो है लेट आउट किया। लेट आउट यहाँ पे आपने कितना किया है, लेट आउट आपने किया है 1/3 पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/3 ही लिया जाएगा, पूरा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, इसका 1/3 लिया जाएगा। मतलब कि ये जो 1,08,000 है इसका 1/3 लेना है एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे 1,08,000 पूरी प्रॉपर्टी का है, हमने जो लेट आउट किया उसके लिए यहाँ पे 1/3 लेना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1,08,000 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 36,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे 36,000 यहाँ पे आपका आंसर है, क्लियर है। तो 36,000 आपका जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट है, और एक्चुअल रेंट कितना है तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से है। तो 5,000 इंटू 12 कीजिए, 5,000 इंटू 12 कीजिए, 5,000 इंटू 12 कीजिए, तो 5,000 इंटू 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 60,000, ठीक है। तो दोनों में से जो हायर होता है वो हमें कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे हायर कौन सा है 60,000। तो आपका यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पे 60,000 आपका लेट आउट प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करूँ 60,000 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। कौन 60,000 क्या है, GAV। अब GAV में से जो है मैं म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दूंगा। कितना परसेंट है म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स यहाँ पे कहा है 11% के हिसाब से आपका जो है म्यूनसिपल टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे 11% ऑफ कितना अमाउंट, 11% ऑफ आपको यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो गए आपके। 90,000 आपकी म्यूनसिपल वैल्यू है, लेकिन पूरे घर की है, ठीक है, पूरे घर की, इसका भी 1/3 ही लेना है, इसका भी 1/3, 96,000 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 32,000, 32,000, तो 32,000 की यहाँ पे 11% लिए जाएंगे। तो 32,000 इंटू 11%, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 3,520 रुपीज़ जो है आपका म्यूनसिपल टैक्स आ जाएगा। तो GAV में से ये माइनस कर देना, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे देखा जाए तो आपका 60,000 GAV है, और 3,500 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, टोटल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 56,480, 56,480। ये क्या आ गया, ये आपका NAV आ चुका है। अब सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 30% डिडक्शन, यही आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले 30% डिडक्शन माइनस कर देंगे, और अगर इसके रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी माइनस आपको हो जाएगा। याद रखिए लेट आउट में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट है अलो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो डिडक्शन 30% माइनस कर लीजिए। तो 56,480 में से 30% माइनस कर दिया तो 39,500
36 ये आंसर आएगा। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूँगा। अब इंटरेस्ट तो किसका कितना माइनस होगा, जितना इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, मतलब कि 1/3 इंटरेस्ट ही यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि 1/3 पोर्शन ही हमने लेट आउट किया है। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट बनता कितना है वो मुझे बताइए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है बनेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी जो मैंने बताई थी, अभी अभी कैलकुलेशन सिखाई थी। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, वहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, सॉरी कंप्लीट कब हुआ, 31 मई 2018 को। तो हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 31 मई 2018। तो सिंपली हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली यहाँ पे हमें देखना है कि 31 मई से पहले पहले, 31 मई से पहले पहले आपका 31 मार्च कब आता है। तो 31 मार्च यहाँ पे आता है 31 मार्च 2018, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहले जो है 31 मार्च 2018 आएगा, ठीक है। तो 31 मार्च 2018 से पहले जब आपने लोन स्टार्ट किया था, लोन कब लिया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, स्टूडेंट की गलती यहीं पे होगी। यहाँ पे जो है आपका जो है कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, देखिए कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था जून 2015 को, लेकिन ये डेट नहीं लेनी है, हमें देनी है यहाँ पे कौन सी, लोन कब लिया था, आपका इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 2015। तो यहाँ पे ये डेट लेनी है 1 जुलाई 2015, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि गलती होने के चांसेस है, ये यही डेट है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग डेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लोन का डेट लेना है, यहाँ पे लोन के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है, तो यहाँ पे लोन का ही डेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 31 मार्च से ये जो पीरियड का आपका जो भी मंथ है वो कैलकुलेशन करके फटाफट मुझे बताइए। तो सिंपली यहाँ पे जो है आपका मंथ कितना आ रहा है, आपका मंथ आएगा 33 मंथ। कितना मंथ आ रहा है, 33 मंथ, ठीक है। तो 33 मंथ जो है आपका प्री पीरियड का है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है पोस्ट पीरियड का है, ओके। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टोटल इंटरेस्ट आपका बनता कितना है। यहाँ पे 1 लाख जो है रुपीज़ आपका, यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है आपका, यहाँ पे लोन कितने का है, लोन आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़ का है और 12% के हिसाब से। तो ये 33 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाइए, मुझसे आगे करेंगे आप, ठीक है। 1 लाख इंटू, यहाँ पे 1 लाख इंटू 12% के हिसाब से लोन है, और इंटू 33 डिवाइड बाई 12। मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 33 डिवाइड बाई 12, ये टोटल आपका यहाँ पे आपका जो है अमाउंट बनता है, आपका जो है अमाउंट है वो यहाँ पे आपको बनता है यहाँ पे 33,000। क्या आपका भी आंसर ये आ रहा है 33,000? क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है, ठीक है, आपका भी आंसर यही आना चाहिए। तो ये आपका जो है 33,000 बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये है आपका प्री पीरियड का इंटरेस्ट। और पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट कितना बनता है, तो पोस्ट पीरियड में जितने भी मंथ है आपके, उसके हिसाब से आपका पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट पीरियड में आपके कितने मंथ है, पोस्ट पीरियड में आपके मंथ है सर जी यहाँ पे मार्च से लेके